राजस्थान के बंजर रेगिस्तान में एक जगह थी जिसे समय ने भुला दिया था। कुलधरा एक गांव जो कभी जीवन से भरपूर था, लेकिन अब सिर्फ टूटे हुए मकानों, वीरान गलियों और फुसफुसाते रहस्यों का घर था। लोक कथाओं में कहा जाता था कि कुलधरा के लोगों ने एक रात अचानक गांव छोड़ दिया था। पीछे सिर्फ खामोशी, पत्थर और एक श्राप छोड़कर अनया कपूर को ऐसे ही रहस्यों की तलाश थी। वह एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थी जिसने अपने करियर को भारत के भूले बिसरे इतिहास को उजागर करने में समर्पित कर दिया था। लेकिन कुलधरा का मामला पेशेवर से कहीं अधिक व्यक्तिगत था। वर्षों पहले उसकी दादी ने उसे कुलधरा की भूतिया कहानियां सुनाई थी, एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से उसकी आत्मा में गूंजता रहा था। अब वह यहां थी, अपने हाथों में पुराने नक्शों और किताबों के बंडल के साथ, और अपने दिल में एक अनजानी बेचैनी के साथ। कुलधरा पहुंचते ही जो चीज सबसे पहले उसकी चेतना में उतरी वह थी सन्नाटा। एक अस्वाभाविक, दबाने वाला सन्नाटा। न पक्षियों की चहचहाहट थी, न रेत में सरसराते सांपों की आवाज, बस एक स्थिरता जो हवा में जमी हुई लगती थी। गांव के प्रवेश द्वार पर एक टूटी हुई पत्थर की पट्टिका पड़ी थी। उस पर उकेरे गए शब्द अब धुंधले हो चुके थे, जैसे खुद समय ने उन्हें मिटा देने की कोशिश की हो। अनया ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसके जूते नीचे बिखरी रेत और पत्थरों को कुचलते हुए एक मंद आवाज पैदा कर रहे थे। उसकी उंगलियां अनायासी उस ताबीज पर चली गई जो उसकी दादी ने उसे दिया था, एक चांदी का सिक्का जिस पर कुलधरा का प्रतीक बना हुआ था। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, रात के बाद वहां मत रुकना, उन्होंने कहा था। उनकी आंखों में सच्चा डर था, ना कि कोई पौराणिक श्रद्धा। फिर भी अनया ने परवाह नहीं की। उसे सच चाहिए था। वह जानती थी कि जो जवाब वह खोज रही थी वे केवल रात के अंधेरे में ही सामने आ सकते थे। दिन के उजाले में भी कुलधरा भूतिया लग रहा था। टूटे हुए मंदिर, जर्जर हवेलियां और आधी धसी गलियां किसी समय का संकेत देती थी जो अब केवल छाया बनकर रह गया था। कुछ मकानों के सामने छोटे छोटे चबूतरे थे जिन पर चढ़कर कभी लोग बैठा करते थे। अब वे चबूतरे दरकते हुए चुप्पी साधे थे। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, अनया ने एक असहज बेचैनी महसूस करनी शुरू कर दी थी। शाम की ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, नमी, पुराने पत्थर और कुछ ऐसा जिसे वह परिभाषित नहीं कर सकती थी। एक मीठी, सड़ी हुई गंध जो सीधे उसकी आत्मा तक पहुंचती थी। उसने अपनी छोटी सी कैंपिंग टॉर्च निकाली और गांव के बीचों बीच बनी एक टूटी फूटी हवेली में अस्थायी डेरा डाल दिया था। यहां से वह पूरी बस्ती पर नजर रख सकती थी, और यदि कुछ असाधारण घटित होता तो वह उसे देख सकती थी, या कम से कम उसने यही सोचा था। रात गिरने लगी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और तापमान तेजी से गिर रहा था। अनया ने अपने चारों ओर ऊनी शॉल लपेट ली और अपनी नोटबुक में कुछ आखिरी टिप्पणियां लिखने लगी। तभी उसे पहली बार वह आवाज सुनाई दी। यह न तो हवा थी और न जानवरों की कोई आवाज। यह कुछ और था, एक धीमा, कराहता हुआ स्वर, जैसे कोई दुख में डूबा हुआ हो, जैसे कोई अदृश्य शोक सभा गांव की गुमनाम गलियों में गूंज रही हो। अनया ने सिर उठाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन स्पष्ट थी, और यह निश्चित रूप से मानव जैसी नहीं थी। उसने अपनी टॉर्च कसकर पकड़ ली और ध्यान से सुनने लगी। अचानक हवा में एक अजीब परिवर्तन हुआ। तापमान और गिर गया। चारों ओर का वातावरण भारी और घना हो गया, जैसे हवा में कुछ बर्फ जैसा जम गया हो। और फिर क्षितिज के पार, जहां कुलधरा का पिछला हिस्सा रेगिस्तान में खो जाता था, उसे कुछ हल्की सी चमक दिखाई दी। एक झील, झील यहां पर? उसने अपने आप से सवाल किया। कुलधरा के बारे में जो भी पढ़ा था उसमें कहीं किसी जल निकाय का जिक्र नहीं था। यह असंभव था। फिर भी वह चमक स्पष्ट थी, एक धुंधली नीली रोशनी, जैसे पानी छादनी में चमक रहा हो। अनया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि उसे वहां जाना होगा, कि शायद यही वह क्षण था जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रही थी। अनया का दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह अपने कानों में अपनी नब्ज सुन सकती है। कुलधरा के उस सुनसान विस्तार में, जहां दूर दूर तक सिर्फ टूटी फूटी हवेलियां और धूल भरी गलियां थी, वहां एक झील का चमकना किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था। लेकिन यह सपना नहीं था, यह भयावह वास्तविकता थी जो उसे बुला रही थी।
जैसे किसी भूली हुई आत्मा की पुकार, उसने अपनी टॉर्च को मजबूती से पकड़ते हुए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। हर कदम पर रेत उसके जूतों के नीचे से सरकती थी और हवा में उड़ती धूल उसके चेहरे पर बारीक परत छोड़ती थी। तापमान रात में गिरता जा रहा था, लेकिन फिर भी झील के आसपास की हवा एक असामान्य गर्माहट लिए हुए थी, जैसे वहां अदृश्य आग सुलग रही हो। जैसे ही वह झील के करीब पहुंची, उसे एहसास हुआ कि जमीन के नीचे कुछ गति कर रहा था, सूक्ष्म कंपन, जैसे कोई बहुत दूर से धरती को थपथपा रहा हो। उसकी सांसें भारी हो गई और उसने अपनी टॉर्च की रोशनी झील पर डाली। पानी स्थिर था, पर उसमें दिखती परछाइयां स्थिर नहीं थी। वहां चेहरों की भीड़ थी, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष। सबके चेहरे पीड़ा में विकृत थे। उनकी आंखें खाली थीं, फिर भी उनमें अनकही कहानियों का भार था। और सबसे विचित्र बात यह थी कि जब वह झील की सतह पर देखती, उसे अपने स्वयं का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह स्वयं अपने शरीर से अलग हो गई है। एक ठंडी हवा ने उसके गालों को छुआ, लेकिन उसमें किसी जीवंत आत्मा की उपस्थिति थी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उनके स्वर करुणा और रोष दोनों से भरे थे। तुमने हमें भुला दिया, वक़्त ने हमें धोखा दिया, क्या तुम भी हमें छोड़ दोगी? ये शब्द उसके सिर के भीतर गूंजने लगे। अनया ने अपने कान ढकने की कोशिश की, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। झील की सतह पर एक हलचल हुई और पानी में से एक आकृति उभरने लगी। ये कोई सामान्य आकृति नहीं थी, ये धुंधली थी, जैसे किसी धुएं से बनी हो। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और अनया भय से एक कदम पीछे हट गई। वह आकृति एक युवा लड़की की थी, जिसकी आंखों से अनगिनत आंसू बह रहे थे। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके पैरों में लोहे की जंजीरें लिपटी थीं। वह लड़की अनया की ओर बढ़ी, लेकिन उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। अनया का गला सूख गया। उसके पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी टांगें जड़ हो गई थीं, लड़की ने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक उंगली से अनया की भौं को छू लिया। उस स्पर्श ने अनया के दिमाग में एक विस्फोट कर दिया। उसे एक झलक दिखी। एक समय जब कुलधरा जीवित था, रंगीन पोशाकों में बच्चे खेल रहे थे, बाजार में चहल पहल थी। फिर अचानक भयभीत चेहरों की चीखें, धधकते मकान और सैनिकों के झुंड दिखाई दिए, जो गांव को घेर रहे थे। अनया को अब समझ में आया, ये झील केवल आंसुओं से नहीं बनी थी। यह विश्वासघात, पीड़ा और अनकही कहानियों का जीवित स्मारक थी। जैसे ही यह दृश्य समाप्त हुआ, अनया घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सुना, जैसे स्वयं धरती ने कराहना शुरू कर दिया हो। झील के किनारे की रेत अब जीवित लगने लगी। छोटी छोटी आकृतियां रेत से निकलने लगीं। वे रेत के पुतले थीं, लेकिन उनमें से हर एक में एक आत्मा का टुकड़ा था। उनके चेहरे वे ही थे जिन्हें अनय ने झील में देखा था। वे सब एक स्वर में बोलने लगे, सत्य को उजागर करो, हमें मुक्त करो, अपने रक्त की कीमत पर। अनया ने देखा कि उसकी हथेली पर एक निशान उभर आया था, वही कुलधरा का प्रतीक जो उसके ताबीज पर था। वह निशान चमकने लगा। जलन देने वाली गर्मी के साथ आकृतियां अब उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी थी। उनकी आवाजें तेज होती जा रही थी। हवा भारी हो गई थी, जैसे हर श्वास के साथ पत्थर उठाना पड़ रहा हो। झील के बीच से एक और आकृति उभरी। यह विशाल थी, विकृत थी, मानो सैकड़ों आत्माओं का समुच्चय हो। उसकी आंखें दहकती हुई राख जैसी थीं और उसकी उपस्थिति ने अनया के भीतर तक डर भर दिया। यह आकृति धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन में दरारें बनती जा रही थी। अनया ने अपने अंदर की आखिरी ताकत इकट्ठा की और चिल्लाई, मैं यहां सच जानने के लिए आई हूं, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। की आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी और आकृतियां एक पल के लिए रुक गई। लेकिन झील का दैत्य अब भी आगे बढ़ रहा था। झील के बीच से उठती विशाल आकृति अब और निकट आ चुकी थी। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि अनया को लगा कि उसकी सांसें भी जमने लगी है। उसके चारों ओर हवा घनी और ठंडी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरे वातावरण को जकड़ लिया हो। उसकी टॉर्च की रोशनी अब बेकार हो चुकी थी। सामने सिर्फ झील की भयावह चमक थी और आसपास से आती फुसफुसाहटें, जो अब उसके दिमाग के भीतर सीधे गूंज रही थी। तुम्हें चुन लिया गया है,
तुमसे वादा लिया गया है, या रक्त का ऋण है जिसे चुकाना होगा। अनया का पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। उसने पूरी ताकत से खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर रेत में धंसते चले गए। हर बार जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करती, कोई अदृश्य शक्ति उसे झील की ओर खींचती। झील के पानी से अब असंख्य हाथ निकल रहे थे, पतले, विकृत, कांपते हुए, जो उसे पकड़ने को मचल रहे थे। कुछ हाथ उसे पुकारते जैसे मदद मांग रहे हों, और कुछ उसे नीचे खींचने के लिए तैयार थे। तभी अचानक अनया ने अपने ताबीज की याद की, वह सिक्का जो उसकी दादी ने उसे दिया था, जिसने पिछली बार उसे बचाया था। लेकिन जब उसने जेब टटोली, वह खाली थी, सिक्का गायब था। उसे एक झटका सा लगा, जैसे उसके आखिरी बचाव को भी छीन लिया गया हो। उसके दिमाग में अतीत की छवियां कौंधने लगी, उसकी दादी की कहानियां, कुलधरा के भूत, अधूरी प्रार्थनाएं और खोई हुई आत्माएं। आखिरी बार उसने साहस जुटाया और चीखते हुए कहा, मैं तुम्हें आज याद करूंगी। उसके शब्द हवा में गूंज उठे, लेकिन झील पर कोई असर नहीं हुआ। आकृतियां अब बहुत करीब आ चुकी थीं। एक हाथ उसकी कलाई पकड़ चुका था, दूसरा उसकी एड़ी पर लिपट गया था। अनया को लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और कानों में एक भयानक गूंज भर गई। फिर सब कुछ काला हो गया। जब सुबह की पहली रोशनी कुलधरा के खंडहरों पर पड़ी, गांव फिर से वैसा ही था, वीरान, चुप्पा, स्थिर। कोई झील नहीं थी, कोई चमकती हुई रोशनी नहीं थी, सिर्फ टूटे हुए मकान, बिखरी हुई रेत और हवा में एक हल्का सा भारीपन। स्थानीय गाइड्स जो अनाया के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे, धीरे धीरे गांव में घुसे, लेकिन उनका स्वागत सिर्फ खामोशी ने किया। हवेली जहां अनया ने रात बिताई थी, अब पूरी तरह ढह चुकी थी। उसके मलबे के नीचे कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन गांव के पुराने मंदिर के पास, वहां जहां कभी कोई झील नहीं थी, अब रेत पर एक अजीब सा निशान उभरा था। एक बड़ा वृत्त, जैसे किसी अदृश्य वस्तु ने वहां दबाव डाला हो, और उसके केंद्र में एक छोटा सा चमकता हुआ चांदी का सिक्का पड़ा था। ठीक वही ताबीज जो अनया के पास था। हफ्तों बाद कुछ स्थानीय बच्चे उस क्षेत्र में खेलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि रात में वहां अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी, जैसे कोई नीला बादल जमीन से उठता हो। कुछ पर्यटकों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने गांव की गलियों में एक युवा महिला की धुंधली छाया देखी, कंधों पर लंबा शॉल ओढ़े, झील की दिशा में जाते हुए। लेकिन जब वे उसे पुकारते, वह गायब हो जाती समय के साथ। कुलधरा के किस्से एक बार फिर गांवों में फैलने लगे, लेकिन अब उनमें एक नया अध्याय जुड़ गया था। अनया कपूर, वह लड़की जिसने सत्य की तलाश में कुलधरा का द्वार खटखटाया और फिर कभी वापस नहीं आई। कहते हैं कि वह अब झील की नई संरक्षक बन गई है, एक आत्मा जो अनगिनत अन्य आत्माओं के बीच फंसी हुई है, उस श्राप को ढोते हुए जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और कुलधरा, कुलधरा अब भी इंतजार कर रहा है, अगले उस यात्री का जो अतीत की गूंज सुन सके, और फिर वही कहानी फिर से शुरू हो जाएगी।